नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पीजीटी को सिलेबस में ध्यान में रखकर भूगोल की क्लासेस चल रही हैं। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। अगर आप पीजीटी का सिलेबस देखेंगे तो जो पहली यूनिट है उसमें तीसरे क्रम पे आते हैं। पहले भूगोल की परिभाषाएं, अर्थ, विषय क्षेत्र की बात की गई, उसके बाद भूगोल से संबंधित कुछ विद्वानों के बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें सबसे पहले अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम देखते हैं। ठीक है, आज अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनका जन्म कब हुआ था? 1769 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1859 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत क्रांतिकारी कार्य हुए थे इस डेट को, इस सन में 1859 में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट खोजों एवं आविष्कारों के युग के बाद आधुनिक भूगोल की आधारशिला रखने में जिन दो भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा, उनके समय को चिरसम्मत प्रतिष्ठित काल कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। उन विद्वानों में एक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और दूसरे कार्ल रिटर महोदय का नाम सम्मिलित है। ठीक है, आपको पता है कि 18वीं शताब्दी से पहले 15वीं-16वीं शताब्दी के युग को खोजों एवं आविष्कारों का युग कहा जाता है। यूरोप के लगभग सभी देशों से खोजी यात्री, अन्वेषक पूरे विश्व में यात्राएं करी, नए नए देश, महाद्वीप इत्यादि की खोज की, और अनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ। इसलिए उस युग को खोजों या आविष्कारों का युग कहा जाता है। उसके बाद जो है, जो भूगोल की आधारशिला रखने में जिन दो महत्वपूर्ण विद्वानों का नाम है, उनमें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का नाम आता है। इन दोनों को जो समय है वो एक दूसरे के समकालीन है, इसलिए इनके समय को चिरसम्मत प्रतिष्ठित काल कहा जाता है, या क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे हम्बोल्ट महोदय की। ठीक है, 19वीं शताब्दी के महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट का जन्म जर्मनी में 1769 ईस्वी में हुआ था। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जन्म कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। आप किताब पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी पड़ जाएगी। अब चूंकि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। किताब आप पढ़ेंगे जनवरी के, हैम्बर्ग में, बर्लिन में, प्रसा में, पता नहीं क्या क्या नाम आपको मिल जाएंगे। हालांकि अगर आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम देना है तो वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जानना पड़ेगा, और आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी चाहिए आपको। लेकिन जब बात आती है फैक्ट और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की, तब आपको यहाँ से मदद मिल सकती है। ठीक है, तथा हम्बोल्ट महोदय ने भूगर्भ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिकी, रसायन, इतिहास, जलवायु विज्ञान एवं भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी यात्राओं, परीक्षणों, सर्वेक्षण एवं अवलोकन आदि के माध्यम से अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाया एवं विभिन्न संकल्पनाओं एवं तथ्यों की आधारशिला रखी। हम्बोल्ट ने अपने जीवन काल में अनेक पत्र एवं पत्रिकाएं एवं पुस्तकों को लिखा, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। अब थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है। दो बुक्स हैं, एक एच.डी. मौर्य सर की बुक है और एक मायुधन सर की बुक है। उसमें यात्राओं से संबंधित जो समय, यात्रा की दूरी दी गई है। एक बुक में दिया है कि उन्होंने 64,000 किलोमीटर की यात्रा की है, और एक जो बुक है उसमें दिया है कि उन्होंने 4,000 मील की यात्रा की है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है। यदि आप में से कोई अन्य बुक रखे हों या आपको और अथेंटिक जानकारी कहीं से मिल रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम्बोल्ट महोदय की जो उन्होंने ट्रैवल किया, जो यात्रा की, वो लगभग कितनी है। ठीक है, तो अपने जीवन काल में हम्बोल्ट महोदय यूरोप में पैदा हुए, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यात्रा की है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं इन्होंने जो कुछ रिसर्च पेपर या जो बुक्स की रचना करी है उसके बारे में। राइनलैंड बेसिन पर लिखा गया शोध पत्र 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। राइनलैंड बेसाल्ट पर, एक्चुअली राइनलैंड भी आ सकता है या सिर्फ बेसाल्ट पर लिखा गया शोध पत्र 1789 में प्रकाशित हुआ। जिग्नाजिया, लैटिन भाषा में भूगोल के लिए प्रयोग किया। एक्चुअली भूगोल शब्द तो हिंदी का है, ज्योग्राफी इंग्लिश का है। ठीक है, तो लैटिन भाषा में ज्योग्राफी को क्या कहा गया? जिग्नाजिया कहा, और ये किसने कहा? हम्बोल्ट महोदय ने कहा। ठीक है, और जिग्नाजिया एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, कब? 1793 में। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है फैक्ट की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिग्नाजिया शब्द किसने दिया या किस भाषा का शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया गया। जिग्नाजिया मतलब ज्योग्राफी के लिए लैटिन भाषा का शब्द है। उनकी अगली पुस्तक है मध्य एशिया।
एशिया सेंट्रल, ये 2 खंडों में 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला है इनका मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, प्राकृतिक दिग्दर्शन 1847 में प्रकाशित हुई। भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यात्रा का एक लेख है इनका, ठीक है। आगे जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, सभी एग्जाम में पूछी जाती है, सभी लोगों को याद भी रखनी चाहिए, कॉस्मॉस 1845 में प्रकाशित हुई। कुल मिलाकर ये 5 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था, अलग अलग सन में, एक साथ 5 खंड प्रकाशित नहीं हो गए थे, अलग अलग खंड में अलग अलग ईयर में प्रकाशित हुए। तो प्रथम खंड में क्या था, ब्रह्मांड का सामान्य चित्रण किया था प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में पृथ्वी की खोज का वर्णन किया गया है। तृतीय खंड में खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। चतुर्थ खंड में पृथ्वी मानव से संबंधित तथ्यों को बताया गया है। पंचम खंड में वनस्पति व जीव भूगोल का अध्ययन किया गया है, जो कि 5वां खंड इनकी मृत्यु के बाद 1862 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉस्मॉस का जो 5वां खंड है वो कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो 1862 में, अगर विकल्प में रहेगा तो सामान्य, आपको पता है कि इनकी मृत्यु 1859 में हो गई थी, तो आप गलत कर सकते हैं कि 1862 में तो प्रकाशित हुई, लेकिन ये जो इनका 5वां खंड था इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। 1792 ईस्वी में हम्बोल्ट को खानों का निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है, जहां उन्होंने विभिन्न चट्टानों पर चुंबकीय विचलन के प्रभाव का अध्ययन किया। अब चूंकि क्या है, हम्बोल्ट महोदय देखने में, अवलोकन करने में विश्वास रखते थे, किसी भी चीज को पूरी कल्पना में नहीं रखते थे कि कल्पना करके कोई बात कह देते थे, ठीक है। तब जब उन्हें खानों का निदेशक नियुक्त किया गया तो उन्होंने चट्टानों का अध्ययन किया, और चट्टानों का अध्ययन करते समय उन्हें बात पता चली कि विभिन्न चट्टानों पर जो चुंबकीय विचलन है वो अलग अलग होता है। अपनी यात्राओं के दौरान 1798 ईस्वी में वो फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री बोनप्लांट थे के साथ स्पेन पहुंचे तथा मार्ग में तापक्रम, समुद्र सतह से ऊंचाई के बारे में दैनिक मापें ली। चूंकि वो अन्वेषक थे, चीज़ों को तथ्यों के आधार पर प्रकट करते थे, तो उन्हें आंकड़ों का संकलन करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जहां भी जाते थे वहां का तापक्रम, समुद्र से ऊंचाई, वायुदाब इत्यादि का अध्ययन करते रहते, ठीक, मापे ली, तथा स्पेनिश मर्सेटा का भी अध्ययन किया। इसके बाद वेनेजुएला में क्यूमाना बंदरगाह पड़ता है, वहां पहुंचकर वेलेंसिया झील की खोज की। वेलेंसिया झील है एक, वेलेंसिया झील की खोज की और यह ज्ञात किया कि झील सिकुड़ रही है, ठीक है। अब किताबी अध्ययन और देख के अध्ययन करने में यही अंतर होता है, क्योंकि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट रिटर महोदय से इसीलिए अलग हैं क्योंकि रिटर महोदय थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। इनकी थ्योरी में, इनके सिद्धांतों में कहीं कल्पना का या ईश्वर का लेस मात्र भी स्थान नहीं है, तथा उसका कारण इन्होंने ये बताया कि उसके आसपास की जो भूमि है वहां पर वन विनाश हुआ है, इसलिए ये जो झील है वो सिकुड़ रही है। चूंकि वन विनाश क्या होता है, वर्षा की कमी का प्रमुख कारण है। अगर आप वनों का नाश करेंगे तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी और झील में पानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वेलेंसिया झील थी वो क्यों सिकुड़ रही थी, क्योंकि उसके आसपास की जो भूमि थी उस पर वन विनाश हुआ था, या उसको उत्तरदायी ठहराया। हम्बोल्ट महोदय ने वन और वर्षा के मध्य सकारात्मक संबंध को स्थापित किया एवं एक विचार प्रस्तुत किया कि जहां वर्षा अधिक होगी वहां वनस्पतियां भी अधिक होंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कथन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि जहां वर्षा अधिक होगी वहां वनस्पतियां भी अधिक होंगी। ये कथन किसने कहा है, ठीक है। तो हम्बोल्ट महोदय, अच्छा एक पॉइंट ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्षा और वनों के मध्य संबंध, सकारात्मक संबंध किसने स्थापित किया, तो हम्बोल्ट महोदय ने स्थापित किया, ठीक है। 1800 ईस्वी में हम्बोल्ट ने ओरिनिको नदी को खोजा और यह सत्यापित किया कि इसका जुड़ाव अमेजन से है। अमेजन की एक सहायक नदी है ओरिनिको, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया, सत्यापित किया, सिद्ध किया। और इसी दौरान क्योंकि ये अमेजन बेसिन में जाना और उसकी नदियों का अध्ययन करना बहुत दुरूह था, ठीक है, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जब वो इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा इक्वाडोर को अनेक ज्वालामुखियों के क्रेटर में उतर गए। इतने क्रिएटिव इंसान और खोजी प्रवृत्ति इंसान थे कि जो ज्वालामुखी के क्रेटर होता है, उसका मुख होता है, उसमें उतर गए और उसमें गैसों का रिसाव हो रहा था। निश्रित गैसों का अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। मतलब जिंदगी को एकदम जोखिम बना करके, व्यक्ति होते हैं सभी इस तरह की कोई कल्पना कर लेता है, कोई जाके फैक्टों का जो है फैक्ट्स का कलेक्शन करके निष्कर्ष निकालता है। तो अध्ययन किया तथा चिम्बराजू पर्वत की चोटी पर भी चढ़ गए तथा मानव शरीर पर ऊंचाई के प्रभाव का अध्ययन किया। अपनी यात्रा के दौरान पेरू के तट पर गुआना चिड़िया की बीटों को देखा। ये बहुत ही, इसकी बीट जो होती है कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। हम्बोल्ट महोदय ने पेरू की शीत धारा, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है,
पहली बार अवलोकन किया और इसके ताप एवं गति का भी आकलन किया। इसलिए पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। ठीक है, हम्बोल्ट ने ही सबसे पहले पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। अपने साइबेरियन अभियान के दौरान नियमित रूप से तापमान और वायुदाब को रिकॉर्ड कर परीक्षण किया। परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समान देशांतर पर तटों से आंतरिक भागों की ओर बढ़ते हुए तापक्रम में बदलाव आता है। अगर आप किसी समान देशांतर पे, मान लीजिए पृथ्वी है, ये देशांतर है इसके, आप किसी समान देशांतर पे अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो तापमान में बदलाव आएगा। स्वाभाविक बात है, आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में बदलाव आएगा, क्योंकि देशांतर क्या होते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तरी या 90 डिग्री दक्षिण में आप जाएंगे, और देशांतर के सहारे जब आप जाएंगे तो तापमान में बदलाव आएगा। तथा साइबेरिया के अध्ययन के दौरान बर्फ की जमी हुई जो मिट्टी है उसके लिए क्या कहा, परमाफ्रॉस्ट शब्द दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट है। पनामा नहर बनाने का सुझाव किसने दिया, हम्बोल्ट महोदय ने दिया। परमाफ्रॉस्ट शब्द किसने दिया, हम्बोल्ट महोदय ने दिया। ठीक है, ये अंदर की तरफ जाते हुए तापमान में बदलाव आता है, ये किसने महसूस किया, हम्बोल्ट महोदय ने। ऊंचाई पर जाने पर शरीर में प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन किसने किया, हम्बोल्ट महोदय ने किया। ठीक है, महाद्वीपता की अवधारणा भी हम्बोल्ट द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, भूगोल में जलवायु विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जो कि वायुमंडल, तापक्रम, आर्द्रता, वायुदाब, गति का सूचक बना। एक्चुअली जब इन लोगों का समय चल रहा था तो भूगोल का विषय क्षेत्र इतना निर्धारित नहीं हुआ था कि भूगोल में किन किन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। अब चूंकि ये लोग अन्वेषक थे, इन्हें इस बात से मतलब थोड़ी था कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ तो ये इस विषय के अंतर्गत रखा जाएगा। वो तो पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, लिखते थे। ठीक है, तो जब इन्होंने जलवायु विज्ञान शब्द दिया उसमें वायुमंडल, तापक्रम, आर्द्रता, वायुदाब आदि चीज़ों का अध्ययन किया गया, उसका सूचक बन गया वो। ठीक है, हम्बोल्ट महोदय की अब विधि तंत्र की बात कर लेते हैं कि इन्होंने किन किन विधियों का इस्तेमाल किया था अपने अध्ययन में। मुख्य रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित थी। ठीक है, उनके विचारों में कल्पना का लेस मात्र भी स्थान नहीं था, प्रत्यक्ष दर्शन पर विश्वास रखते थे। इसलिए उनके विधि तंत्र के प्रमुख पक्ष हैं। आपने ऊपर जितनी बातें पढ़ी उसमें आप देख रहे होंगे कि हम्बोल्ट महोदय हर बात, वहाँ पहुँचे उन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया, वहाँ पहुँचे उन्होंने ये देखा, वहाँ पहुँचे ये अवलोकन किया। कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं बोली जो बैठ के किताबों को देख के या कल्पना करके बात बोल दी हो। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, जो बुक्स लिखी हैं, जो रिसर्च पेपर हैं उनके, या जो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, वो सभी प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित थे। ठीक है, इसलिए उनकी जो विधि तंत्र है उस पर भी आप देखेंगे। सबसे पहली क्या है, आनुभाविक विधि, मतलब अनुभव आधारित प्रेक्षण, परीक्षण, मापन, अवलोकन एवं प्रायोगिक क्रियाओं के द्वारा जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को संकलन करना तथा निष्कर्ष निकालना हम्बोल्ट महोदय का कार्य था। तथा आनुभाविक विधि, अनुभवी विधि हो गया, आनुभाविक विधि है यहाँ पे, आनुभाविक विधि महत्व को दर्शाते हुए आगमनात्मक पद्धति में विश्वास दिखाया। आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, आगमनात्मक पद्धति में तर्क के आधार पर ही सिद्धांत खड़ा किया जाता है तथा विशेष से सामान्य की ओर ले जाया जाता है। हम्बोल्ट ने अपने सभी निष्कर्षों में पहले तथ्यों का संकलन किया एवं विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष पे पहुंचे। ऐसा नहीं कि पहले सिद्धांत खड़ा कर दिया, इन्होंने क्या किया, तर्क के आधार पर, तर्कों के आधार पर सिद्धांत खड़ा किया और विशेष से सामान्य की ओर ले जाए। विशेष से सामान्य की ओर जाना आगमनात्मक पद्धति कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पहले तथ्यों का संकलन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर कोई बात आपको सिद्ध करनी पड़ेगी या बतानी पड़ेगी। तो ये पद्धति आगमनात्मक पद्धति कहलाती है। इसके विपरीत एक होती है निगमनात्मक पद्धति। उसमें क्या है, आपने पहले कोई सिद्धांत बना दिया, फिर आप उसको प्रूफ करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वो क्या हो जाता है, सामान्य से विशेष की ओर। लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेष से सामान्य की ओर, मतलब पहले तर्क के आधार पर हम पुख्ता सबूतों के आधार पर चीज को बताएंगे। ठीक है, फिर उसको सामान्य की ओर लेकर के जाएंगे। तो ये आनुभाविक विधि और आगमनात्मक का प्रयोग जो है हम्बोल्ट महोदय अपने सिद्धांतों में या अपने अध्ययन में करते थे। अगला क्या, क्रमबद्ध विधि। तथ्यों का अध्ययन वर्गीकरण विधि से विषयानुक्रम के अनुसार किया जाता था। उनकी कृति कासमास व्यवस्थित भूगोल की अनुपम स्थान रखती है। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कासमास है एक क्रमबद्ध भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, ठीक है, अथवा क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित भूगोल, सामान्य भूगोल या फिर प्रादेशिक भूगोल क्या है। तो क्रमबद्ध विधि का अच्छा उदाहरण है कासमास। उसको व्यवस्थित भूगोल भी कह सकते हैं, व्यवस्थित भूगोल में अनुपम स्थान रखती है।
आगे देखें, अगर हम तुलनात्मक विधि की बात करें, इस विधि में दृश्यों, घटनाओं का, तथ्यों का आधार पर तुलना करते थे, निष्कर्ष निकालते थे। जैसे उन्होंने कहा ना, झील सिकुड़ रही है, बेलेंसिया झील सिकुड़ रही है, तो तुलना करी होगी ना, पहले इतनी थी फिर अब इतनी रह गई, तो पहले से उन्होंने तुलना करी। तो तुलनात्मक विधि भी हम्बोल्ट महोदय का प्रमुख विधि तंत्र में था। रेखा चित्र विधि या कार्टोग्राफी में हम्बोल्ट महोदय ने अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए मानचित्र, आलेखों का भी प्रयोग किया है। हम्बोल्ट महोदय ने कॉस्मोग्राफी, ब्रह्मांड विज्ञान या सृष्टि विज्ञान भी इसको कहते हैं, शब्द का प्रयोग किया एवं उसे खगोल वर्णन, यूरेनोग्राफी व भूगोल में विभक्त किया। ठीक है, इसके अलावा हम्बोल्ट महोदय ने अपने समय में ज्ञात तकनीकों का प्रयोग अपने सर्वेक्षण में करते थे। मतलब जो समय हम्बोल्ट महोदय था, उस समय या उस समय तक जो भी तकनीकें ज्ञात थीं, उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल अपने सर्वेक्षण में करते थे। उन्होंने प्रथम बार कालमापी, कोरोनोमीटर मत बोल दीजिएगा आप लोग, कोरोनोमीटर, ठीक है, कोरोनोमीटर का प्रयोग कर देशांतर को निश्चित किया तथा एंडीज पर्वत की ऊंचाइयों पर वायुदाब मापी का प्रयोग किया था एवं वायु के कम दाब से चक्कर आने की स्थिति का अनुभव स्पष्ट किया था। हम्बोल्ट महोदय ने भूगोल में 7 विभिन्न संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया, जिसे 7 पक्षीय संकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखें, मानव ग्रह के रूप में भूतल। ठीक है, मानव का ग्रह है ये भूतल, ये संकल्पना हम्बोल्ट महोदय ने दी थी। उनकी परिभाषा भी है, उनका स्टेटमेंट भी ऐसा, मानव ग्रह के रूप में भूतल का अध्ययन। ठीक है, तो किसी भी तरह पूछा जा सकता है, संकल्पना के रूप में पूछा जा सकता है, सिद्धांत के रूप में पूछा जा सकता है। स्थानिक वितरणों का विज्ञान है, भूगोल को उन्होंने कहा क्या, स्थानिक वितरणों का विज्ञान है। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। हालांकि हम्बोल्ट महोदय का झुकाव प्राकृतिक विज्ञान की तरफ अधिक था, मतलब अगर हम कहें तो भौतिक भूगोल की तरफ अधिक था या सामान्य भूगोल की तरफ अधिक था, लेकिन फिर भी उन्होंने मानवीय पक्ष को उसमें सम्मिलित किया है, उसको एकदम डिनाई या इग्नोर नहीं किया है, मानवीय पक्ष को भी सम्मिलित किया, लेकिन पूरी तरह से उनका जो झुकाव था वो भौतिक भूगोल की तरफ था। पार्थिव एकता के सिद्धांत को उन्होंने बताया है। ठीक है, भूगोल में घटनाओं की विसंगता, विषमांगता, हेटेरोजेनिटी ऑफ फेनोमेना इन ज्योग्राफी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 7 जो संकल्पनाएं हैं उनकी। विश्व में घटनाओं की समझ या बोध, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ल्ड फेनोमेना, ये उनकी जो 7 संकल्पनाएं थी, ये हम्बोल्ट महोदय जो है इनका अपनी अध्ययन स्टडी में करते थे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और इस पर आगे से विचार करें, इसमें उनका एक विधि और थी, सूक्ष्मता और परिशुद्धता, मतलब किसी भी तथ्य को बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत गूढ़ तरीके से उसका अध्ययन करते थे। ठीक है, पार्थिव एकता में इनका अटल विश्वास था। उनके अनुसार क्या था कि जो जैविक और अजैविक तत्व हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। पार्थिव एकता में हम्बोल्ट महोदय ये कहते थे कि जो जैविक और अजैविक तत्व हैं परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसलिए पृथ्वी की सही व्याख्या जो है संपूर्णता में ही की जाती है। संपूर्णता में जब हम व्याख्या करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, क्रमबद्ध भूगोल भी कह सकते हैं या क्रमबद्ध अध्ययन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्थिव एकता से संबंधित सिद्धांत था। भूगोल में घटनाओं की विषमांगता की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा हम्बोल्ट जो है क्रमबद्ध विज्ञानों में अध्ययन किए जाने वाले सभी तत्वों में समरूपता एवं समांगता पाई जाती है, किंतु जो भूगोल है उसमें जो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उसमें बहुत ही ज़्यादा विषमांगता रहती है और भिन्नता रहती है। ठीक है, एक ही मान लीजिए तापमान की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग मिलेगा। ठीक है, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर अलग मिलेगा। वायुदाब की बात करें उसमें भी। ठीक है, तो हर जगह कुछ ना कुछ भिन्नता लिए मिलती है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, भूगोल में घटनाओं की विषमांगता मिलती है। अन्य विज्ञानों में जबकि इतनी विषमांगता नहीं है, हेटेरोजेनिटी इतनी नहीं मिलती है। विश्व की घटनाओं की समझ या बोध, विश्व में जितनी भी घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी घट रही है, पर्वत निर्माण हो रहा है, उन सबकी समझ भूगोल का अध्ययन होता है। उनकी संकल्पना में इस बात को उन्होंने बताया। ठीक है, हम्बोल्ट महोदय को वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान एवं आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट महोदय को वनस्पति भूगोल का भी पिता कहा जाता है, मौसम विज्ञान का भी पिता कहा जाता है एवं आधुनिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है। तो ये हम्बोल्ट महोदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, और हमको नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में इससे कोई बाहर फैक्ट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने बताया है कि एक बुक में यात्रा को 64
64,000 किलोमीटर बताया गया है, एक बुक में 4,000 मील बताया गया है। तो अगर किसी के पास इससे बेहतरीन ऑप्शन है, ऑथेंटिक सोर्स उपलब्ध है, तो कृपया उसको बताएं कि जो है ऑथेंटिक सोर्स क्या है। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। बहुत बहुत धन्यवाद।